हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूं मेरे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट चार्ट। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, ताकि ये जो चैप्टर जिससे हर एक स्टूडेंट को डर लगता है वो चैप्टर जो है वो आपका एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना चाहूंगी, दैट इज माय डियर स्टूडेंट, कि जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ये चैप्टर एक्चुअली हमारे ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक्सट्रैक्ट किया गया है। मतलब अभी तक आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये सब ऐसी चीजें, मतलब ऐसे लॉज थे जिनको हम कभी भी खुद से एक्सपीरियंस, मतलब ह्यूमनली हम उसको फील नहीं कर सकते थे, हमें उसको सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना पड़ता। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके जो भी लॉज है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, हम अपने अराउंड रियल लाइफ में, and this is the beauty of this chapter. This chapter is very important, very interesting, very मजेदार। तो या मेक श्योर कि आप ये पूरा सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपने सिर्फ फॉर्मूलाज रट लिए, आपके क्वेश्चंस नहीं, आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करनी पड़ेगी, आपको अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आते हैं सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम कितने पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को एग्जैक्टली 29 पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। यानी कि आप ऐसे सोच लो कि आपको इस पूरे चैप्टर में 29 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर वो तुम्हें समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो गई, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान है। तो ये जो लेक्चर है वो कॉन्सेप्ट चार्ट है, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। एंड इसके बाद में हम जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप डेफिनेटली इसका वन शॉट देख सकते हो। जो वन शॉट होगा मैं उसका लिंक भी नीचे पिन करवा दूंगी, ताकि आपने अगर रिवीजन कर लिया और आपको ऐसा है कि यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो होनी चाहिए क्वेश्चन को रीड करना आना। मतलब क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ पाते। मतलब देयर इज एन आर्ट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, इफ यू कैन डू दैट देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें मैंने एक्चुअल में वन शॉट में करवाई हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको रिविजन करना है तो आप ये कॉन्सेप्ट चार्ट जरूर ना, उसके बाद में वन शॉट जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चार्ट को। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कभी भी थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को हम मेजरली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, हाउ विल वी अंडरस्टैंड इट। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन विल बी अ सिस्टम एंड द अदर विल बी अ सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, मैं हमेशा एग्जांपल लेट्स टेक अ वाटर बॉटल। अगर आप एक वाटर बॉटल लेते हो तो ये वाटर बॉटल को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसको मुझे पढ़ना है, इसके बारे में मुझे सब जानना है। तो मेरे लिए ये मेरा सिस्टम है, और इसके अराउंड जितनी भी चीजें वो मेरी सराउंडिंग। इनफैक्ट ये रूम जो पूरा का पूरा है वो सराउंडिंग है, इस रूम के बाहर जो है वो सराउंडिंग है। इनफैक्ट आप जो इस बॉटल को सिर्फ स्क्रीन से देख पा रहे हो, रियल लाइफ में आप इसको देख भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आप भी इसकी सराउंडिंग, बेसिकली यूनिवर्स के अंदर जिस चीज को हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारा, और उसके अराउंड जितना भी कुछ होता है वो हमारी सराउंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स को सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और सराउंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग एक साथ आपको क्या देते हैं, यूनिवर्स देते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव यू। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम की, आप डेफिनेटली आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, अगर हम सिस्टम को क्लासिफाई करना चाहें, वी वांट टू क्लासिफाई द सिस्टम, तो जब हम सिस्टम को क्लासिफाई करना, सॉरी तुम कह रही हूँ, जब हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, मतलब हम दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, हाँ ये पढ़ लिया था ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव यू यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट है, अगर मुझे एक सिस्टम को और एक सराउंडिंग को अलग अलग करना, इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट अ सिस्टम एंड अ सराउंडिंग, तो उन दोनों के बीच में आती है एक
वॉल, ठीक है, बाउंड्री बोल दो उसको, वॉल बोल दो, जो तुम्हें सही लगे तुम वो बोल सकते हो, बट दैट इज व्हाट इज नोन एज योर वॉल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से सेपरेट करती हूँ, तो ये जो साइड में है ये सारी क्या है, इसकी वॉल है। वॉल ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो, ठीक है। वॉल कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो ये कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आइडियल गैस, मतलब मैंने इसको क्लोज सिस्टम। अब मान लो ये जो मेरी वॉल है, ये मेरी वॉल, ठीक है, ये भी पूरी वॉल है, ये भी वॉल है, और ये पिस्टन है, तो पिस्टन तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, यानी कि वॉल इज मूवेबल, आप उसको मूव कर सकते हो। और मैं एग्जांपल, और आपकी वॉल जो होती है वो स्ट्रेचेबल भी हो सकती है। जैसे बलून का एग्जांपल लो, मान लो तुम्हारे पास बलून, ठीक है, तो तुम जब बलून को फुलाते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना, और जब उसमें से हवा निकल जाती है तो वो छोटा हो जाता है। मतलब उसकी वॉल क्या है, स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है, उसमें वो कम ज्यादा हो सकती है। तो दैट इज व्हाट इज वॉल। कैन बी एनीथिंग, वॉल कैन बी इमेजिनरी, इनफैक्ट वॉल आपकी बाउंड्री जो है वो इमेजिन भी कर सकते हो आप, इमेजिनेबल भी हो सकती, इमेजिनरी भी हो सकती, इमेजिनरी इज द राइट वर्ड, आई एम सॉरी। तो इमेजिनरी भी हो सकती, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस रूम के अंदर किसी भी एक चीज को रैंडमली मैंने ऐसे सोचा कि यार इस हवा में ये इतना सा पार्ट जो है मैं इसी को ऑब्जर्व करूं, तो मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरे लिए तो वो सिस्टम है, और मैंने एक इमेजिनरी वॉल बना ली, उसके अराउंड जो भी सारी चीजें वो मेरी सराउंडिंग हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये आपका इस तरीके से हो सकता है, वॉल आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेजरली हम जब वॉल की बात करते हैं हमें वॉल को और दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड का मौका मिलता है, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स आइदर कैन बी डायाथर्मिक और इट कैन बी एडियाबैटिक। अब डायाथर्मिक का मतलब क्या होता है? डायाथर्मिक का मतलब होता है कि एक ऐसी वॉल जिसके थ्रू आप हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मैम डायाथर्मिक एक ऐसी वॉल होगी जिसके थ्रू हम हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम बोल देंगे लेट्स से हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स होती है, जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स होती हैं हमारी प्लास्टिक वाली, उसमें क्या होता है, जब हम ठंडा पानी डालते हैं, हम गर्म पानी डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर, इसीलिए ठंडा गर्म हो जाता है और गर्म ठंडा हो जाता है। एडियाबैटिक वॉल वो होती है जिस वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, आप इसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप बोलते हो नो हीट ट्रांसफर। इसका बेस्ट एग्जांपल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक तो वो थर्मस फ्लास्क हो सकता है, जो हम हॉस्पिटल्स में चाय वाय गर्म रखने के लिए लेके जाते हैं ना, तो वो हो सकता है। इसके अलावा इसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मिल्टन वाली बॉटल जो होती है उसमें भी ठंडा पानी ठंडा रहता है लंबे टाइम तक, गर्म पानी गर्म रहता है, ठीक है। तो मतलब हम तो 100% आइडियल कंडीशंस की बात करें, पर आपको पता है कि ऐसे थर्मस फ्लास्क या बनते हैं तो कुछ कुछ एरर हो ही जाता ही, इसीलिए कुछ टाइम के बाद में काफी, जैसे मतलब 10-15 घंटों के बाद में तो थर्मस फ्लास्क में भी पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है, वो तो एरर्स की वजह से। बट अगर हम आइडियल कंडीशन ले तो आपको ये समझना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, सिस्टम को आप तीन अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आपके सिस्टम्स जैसे कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। अब आपके सिस्टम तीन तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आइदर इट कैन बी अ ओपन सिस्टम, और इट कैन बी अ आइसोलेटेड सिस्टम। हम इन सब सिस्टम्स के डिफरेंस पता होने चाहिए। जैसे बोल रही हूँ, आर्ट द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आता है तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे? अगर मैम ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब ये पानी की बोतल है, इसका ढक्कन खोल दो, इज अ ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम होगा तो आपको पता है इसमें से आप पानी निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर आप पानी निकाल पा रहे हो इसका मतलब है यू कैन ट्रांसफर दी मास, तो ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर होता है। दूसरा है एनर्जी ट्रांसफर। क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है? हाँ, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठंडा गर्म हो जाएगा, यस, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी होती। नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड सिस्टम। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब नॉर्मल बॉटल, जो तुम्हारी वो प्लास्टिक वाली बॉटल होती है, उसको तुमने ढक्कन से बंद किया हो, अगर तुमने उसको ढक्कन से बंद किया हो तो क्या उसमें से मास ट्रांसफर हो सकता है? तुम उसको उल्टा करो तो पानी नहीं निकलेगा,
until and unless तुम्हारी बॉटल में कुछ खराबी है, ह्यूमन एरर ना इग्नोर करके अगर हमने उसका ढक्कन बंद किया हुआ है तो पानी नहीं निकलना, यानी कि मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। पर क्या एनर्जी, हाँ मतलब जो नॉर्मल वाली वाटर बॉटल्स होती हैं वो तो हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो बिल्कुल दैट इज पॉसिबल। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर है। लेट्स टॉक अबाउट आइसोलेट। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर हो, क्लोज्ड होगा तो मास तो ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरा ना ही उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो नो कि गरम गरम रहता है, ठंडा ठंडा रहता है, डेफिनेटली ये आपका सिस्टम हो जाए। तो भी देख लो। चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन। अब अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ वर्क डन ही कैलकुलेट, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें बता दूं। पहली चीज आइडियल गैस लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम आइडियल गैस लेंगे, ठीक है, तो आइडियल गैस की ही सारी चीजें ही चलेंगी। मोल्स जो होंगे आइडियल गैस के वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप क्लोज्ड कंटेनर लोगे तो जितना आपने शुरू में गैस लिया है वही आइडियल गैस चलती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज ये याद रखनी है। तीसरी चीज आपको ज्यादातर हमेशा वर्क डन निकालना होगा, अलग अलग कंडीशंस में निकालना होगा, बट मोस्ट वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है और दैट वर्क डन का फॉर्मूला इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, क्या कहते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। अब इसको समझाने की कोशिश, लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर, ये मेरे पास पिस्टन, और पिस्टन तुम सबको पता है मूव है, अंदर गैस है ना। अब खुद सोचो, अगर कोई चीज रुकी हुई होती है, अगर कोई चीज रुकी हुई होती है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है वो नीचे जो प्रेशर लग रहा होता है, दोनों बैलेंस होते हैं तभी तो रुकती है। अगर ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे जाएगी, अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगी, तो अगर बैलेंस है तभी तो रुकी हुई है ना। ये बात तो समझ में आ रही है? यस मैम। इसका मतलब है कि नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा इधर, उसे क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, गैस है तो गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो भी ये वाला प्रेशर लग रहा है वो सब चीजें मिलकर होगा। तो कैन आई से दैट दिस इज पी एक्सटर्नल, आई कैन से दिस इज टोटल, सारा का सारा मिला जुला के इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैम अगर ये पिस्टन रुकी हुई है इसका मतलब है बाहर का प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्वल हो गए हैं, दोनों एक दूसरे ऑपोजिट हो गए हैं, इक्वल हो गए। तो दिस इज योर एक्सटर्नल प्रेशर एंड गैस का प्रेशर। अब मान लो ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो अगर थोड़ा सा बढ़ाऊंगी तो नीचे जाएगा, कुछ तो चेंज आएगा वॉल्यूम में, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम में प्रेशर में चेंज आएगा, सॉरी वॉल्यूम में चेंज आएगा, यस मैम। तो इसीलिए कहा जाता है दैट द वर्क डन विल बी माइनस पी एक्सटर्नल, जो भी आपका इनटू पी फाइनल, पी इनिशियल, ये आपकी फाइनल वॉल्यूम है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा कि हम जब भी वर्क डन की बात करते हैं या हम इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम हमेशा क्लोज कंटेनर लेते हैं, हम हमेशा बाहर के प्रेशर को ऑब्जर्व, हम बाहर के प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में, आपके थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी और आपका थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, दोनों में ना बेटा साइन कन्वेंशन अलग अलग, फॉर्मूलाज तुम देखोगे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में मैं बता सकती हूँ, फिजिक्स के बारे में आई विल नॉट। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बाहर बैठे होते हैं, मतलब मान लो मैंने किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, लेट्स से मेरे को इस बॉटल के बारे में सारी कहानी पढ़नी है, तो मेरा ये सिस्टम है, तो मैं सिस्टम के अंदर नहीं होंगी, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो सिस्टम के बाहर बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर कंसिडर करते हैं और माइनस पी एक्सटर्नल, पी फाइनल माइनस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन की। अब वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया। अब सुनो, दो ही चीजें हो सकती है गैस के लिए, या तो उसका कंप्रेशन हो सकता है या फिर उसका एक्सपेंशन हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती हैं, तभी तो कुछ ना वर्क डन होगा।
अगर कंप्रेशन हो रहा है तो खुद सोचो, कंप्रेस हो रही है गैस, इसका मतलब है आपकी वॉल्यूम पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो रही है। कैन आई से दैट कि मेरी इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम से ज्यादा होती है जब भी कंप्रेशन गैस होता है। अब जब भी कंप्रेशन ऑफ गैस होता है तो आप ऐसे सोचो, बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, तो इसका मतलब है ये मेरा सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। तो जब भी कंप्रेशन ऑफ गैस होता है तो दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर जिंदगी में कभी भी आगे वर्क डन ऑन द सिस्टम समझ में आ जाना, ठीक है। ओके मैम, अगर ऐसा है तो आप वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब खुद सोचो, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो छोटे में नेगेटिव में से नेगेटिव में छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब भी वर्क सिस्टम पर होगा तो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। और मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ, वर्क सिस्टम ना तुम्हारे जैसा है, आलसी। अगर कोई तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है तो तुम सोचोगे ना, क्योंकि मेहनत करनी नहीं पड़ रही, तो तुम्हारे लिए वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो गया, लेट्स से एक्सपेंशन ऑफ गैस हो गया, अब मैम गैस एक्सपैंड कर रही है, खुद से काम करना पड़ रहा है भाई, है ना, खुद से काम करना पड़ा है। जिंदगी में एक्सपैंड होने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो मैम एक्सपेंशन में क्या होगा? पहले वॉल्यूम कम होगी, बाद में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इसका मतलब है वी फाइनल वी इनिशियल से ज्यादा होगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम को खुद काम करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है वो खुद काम कर रहा है। तो अगर सिस्टम काम कर रहा होता है तो वर्क डन का साइन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल पी फाइनल। अब खुद सोचो, बड़े में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, आगे नेगेटिव है तो ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव होगा। अब इसको लॉजिकली सोचो, सिस्टम तुम हो और तुम्हें क्या काम करना, हाँ, तो अगर तुम्हें काम करना पड़ेगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो इससे तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली याद है तो उससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी को अगर आप देखें तो कई जगहों पे यू से और कई जगहों पे ई से इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल पता होना है। अब दूसरी चीज, हम कभी भी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट, कभी भी किसी भी। पहले इंटरनल एनर्जी होता क्या है? एक सिस्टम के बाय द वर्चू ऑफ इट्स एग्जिस्ट, तब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम एक सिस्टम हो, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी देयर आर एन नंबर ऑफ एनर्जी के बारे में पता भी नहीं हो। उन सभी एनर्जीज सम जो होता है उसे हम अब जब हमें यही नहीं पता कि एक सिस्टम के अंदर कितनी अलग अलग तरह की एनर्जी, तो हम उसकी एब्सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम देखें, हमने कोई प्रोसेस किया, हमने कोई काम किया, तो हम चेंज ढूंढ सकते हैं। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है वो हम कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट थिंग, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपका टेम्परेचर का फंक्शन। क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में आएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी, तब इट विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इफ डेल्टा टी जीरो आ गया बाय चांस, मान लो आपका डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी कोई भी चेंज नहीं आए। नेक्स्ट है हीट। अब हीट को ना, मतलब अकेली हीट फंक्शन, अकेली हीट जो होती है ना वो नहीं, हमें ऐसी हीट चाहिए जो ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है।
तो जो हीट होती है ट्रांसफर्ड होती है, हीट ट्रांसफर्ड, क्या, हीट ट्रांसफर्ड। हम क्यू जो होता है वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर, आपने हीट ट्रांसफर है उसको हम क्यू बोलते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास में एक सिस्टम, और मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, अब सेम लॉजिक, सिस्टम इज यू, तो अगर तुम्हें हीट देनी पड़ रही सराउंडिंग, है ना, इसका मतलब है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट ट्रांसफर कर रहा होता है और सराउंडिंग को दे, आपका क्यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम तो कुछ करना ही नहीं चाहता ना, सिस्टम तो दुखी है, सिस्टम से हीट ले रहे हो भाई, इट विल नेवर बी हैप्पी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में सिस्टम है और आपके पास में सराउंडिंग, और सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को हीट दे रही है, अगर सराउंडिंग जो है वो सिस्टम को हीट दे रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या फिर सराउंडिंग उसको दे रही है। तो जब भी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम खुश हो जाएगा, और अगर सिस्टम खुश हो जाएगा तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर जैसे भी बोला है कि सिस्टम दे रहा है या क्या, उसके हिसाब से आप ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस की। अब आपके फंक्शंस जो होते हैं उनको हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि या तो वो स्टेट फंक्शंस हो सकते हैं या वो पाथ फंक्शन हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टेट फंक्शंस की बात करें तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ज्यादातर सारे स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, उनको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रास्ते। एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैं मान लो आपको बोलूं, आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में हो और आपको झारखंड जाना है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली में हो और आपको झारखंड जाना है, वेरी सिंपल है कि मैम दिल्ली में एक फिक्स टेम्परेचर होगा और झारखंड में एक अलग टेम्परेचर। अब तुम बस से जाओ, तुम ट्रेन से जाओ, तुम प्लेन से जाओ, कैसे भी जाओ, दिल्ली का टेम्परेचर रहेगा, लेट्स से 25 डिग्री है, झारखंड का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो झारखंड में 30 ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, कि तुम कौन से रास्ते से जाओ, तुम बस से जा रहे हो तो अलग टेम्परेचर हो जाए, तुम प्लेन से जा रहे हो तो अलग हो जाए, नहीं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ हो, तुम दिल्ली में हो तो 25, अगर तुम झारखंड में हो तो 30। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टेट फंक्शन का, वो चीजें, वो फंक्शंस, वो प्रॉपर्टीज, वो फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट, और आपके स्टेट फंक्शंस बहुत सारे डिफरेंट के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, ये सारे आपके, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे सारे के सारी चीजें। अब मान लो तुम दिल्ली से स्टार्ट किया, तुम दिल्ली में तुमने देखा कि दिल्ली का टेम्परेचर 25 है, फिर तुम झारखंड गए, झारखंड से पंजाब गए, और पंजाब से तुम वापस दिल्ली आ गए, ठीक है, हाँ। तो तुम घूम कर वापस इनिशियल पोजीशन जो थी वही तुम्हारी फाइनल पोजीशन हो गई, तो बेटा तुम्हारा पहले भी टेम्परेचर 25 था, बाद में भी टेम्परेचर 25 होगा, तो तुम्हारा स्टेट फंक्शन 0 हो जाएगा। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना घूम कर, तुम दिल्ली वापस आ गए तो तुम्हारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, अगर आप एक साइक्लिक वापस आ जाए, वो आपके चेंज नहीं होते हैं, उनकी चेंज वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो फंक्शन जो आपके आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे तुम दिल्ली से झारखंड जाओ प्लेन से, और तुम दिल्ली से झारखंड जाओ बस से, तो तुम अलग अलग थकोगे, काम अलग अलग किया होगा, तुम ज्यादा थक जाओगे अगर तुम बस से जाओ, है ना, हाँ। इसी तरह से अगर तुमने दिल्ली से शुरू किया, तुम झारखंड गए, झारखंड से तुम पंजाब गए, और फिर पंजाब से तुम वापस दिल्ली आए, तो तुम ज्यादा थकोगे, तुमने ज्यादा काम किया होगा। लेकिन अगर तुम दिल्ली से झारखंड जाओ, झारखंड से वापस दिल्ली आ जाओ,
तो तुमने कम काम किया होगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वापस दिल्ली पहुंचने के बाद में 0 हो जाएगा काम, नहीं ना, तुमने काम तो किया होगा, कंसिडर तो होगा वो वर्क, दैट इज योर पाथ फंक्शन। ऐसी चीजें जो पाथ के ऊपर डिपेंड, उनको फर्क नहीं पड़ता आप इनिशियल स्टेट क्या थी फाइनल, तो इससे फर्क पड़ता है कि आपने कितना रास्ता, कौन सा रास्ता अपनाया, उन्हें कहते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस आपके दो ही होते हैं और हीट, तो मतलब सिर्फ यही दो होते हैं, इसके अलावा जितने भी होंगे सब आपके स्टेट फंक्शंस हो जाएंगे। तो इसीलिए तुम इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। यस, कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं, सारा चीजें क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना, उस जो चीज जो चेंज होता है जिसकी वजह से वैल्यूज बदलती हैं, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से स्टेट में चेंज आया है, वो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो तुम्हें और क्लियरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, पूरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी बात कहता है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा यू, मतलब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज सिर्फ और सिर्फ दो रीजंस आ सकता है। या तो उसको, उसमें कोई हीट ट्रांसफर, मतलब या तो किसी ने उसको हीट दी है सिस्टम को, या फिर सिस्टम ने किसी को हीट दी, हीट का ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ। और दूसरा किस वजह से आ सकता है? आपने कोई काम किया होगा, आपने कोई वर्क किया होगा, अगर आपने कोई वर्क किया होगा तो भी आपके इंटरनल एनर्जी चेंज आ सकता है। तो एक सिस्टम की इंटरनल में दो ही चीजों से, या तो सिस्टम ने काम किया होगा या सिस्टम के ऊपर काम किया गया होगा, ऑल्सो या तो सिस्टम ने हीट ट्रांसफर की होगी या सिस्टम की होगी। एंड वी ऑल नो दैट वर्क डन जो होता है वो हम माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा यू जो होगा वो किसके, क्यू माइनस पी एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए है और ये वाला है। these two formulas are very very important, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली कहता क्या है उसको अब समझ। तो जब भी हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये कहता है कि मान लो तुम्हारा तीन सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, बेटा जीरोथ लॉ जो था वो उस टाइम पे आया था, जीरोथ लॉ जो था वो उस टाइम पे आया था जिस टाइम पे और कोई नहीं होता था। तब टेम्परेचर और कोई नहीं होता था, कह रही हूँ टेम्परेचर के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, टेम्परेचर क्या होता है ये किसी को पता नहीं। उस टाइम पे ये लॉ आया था। तो अब तो हमें बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन उस इट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो कहता, मान लो तुम्हारे पास सिस्टम, मान लो तुम्हारे सिस्टम बी और मान लो तुम्हारे पास सिस्टम सी है, ठीक है। तो जब ए और बी का टेम्परेचर सेम होगा तो हम कहेंगे दैट दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तुम सबको पता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा तो हीट जो है वो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हम कहते हैं दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईट, ठीक है। तो यही बोला गया था दैट इफ a system, if a system A and B are in thermal equilibrium, इसके कहने का मतलब है कि अगर A थर्मल इक्विलिब्रियम B के साथ और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, ठीक है। अगर A
बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल, तो इट इज अंडरस्टूड कि बी और सी भी थर्मल, मतलब ये कितनी सिंपल बात है। भी अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है और ए और सी का टेम्परेचर भी सेम, तो पक्की बात है कि बी और सी का टेम्परेचर सेम। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें अब टेम्परेचर पता है, पर उस टाइम पे किसी को नहीं पता था। तो सब थर्मल इक्विलिब्रियम के हिसाब से भैया एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो इसीलिए वो बोलते थे कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और ए के साथ थर्मल है, तो बी और सी भी होंगे। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। अब मैम आपने प्रोसेस तो बता दिया, पर जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं का यूज क्या है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट दी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर सेम कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स हो जाता है टेम्परेचर। आइसो का मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर। इसका मतलब है कि अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं, जो टी फाइनल माइनस टी, तो वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले भी 20 है बाद में भी 20 है, तो 20 माइनस 20 जीरो ही तो होगा। तो टेम्परेचर जीरो नहीं होता, चेंज जीरो। ठीक है, तो आपका चेंज जीरो। आप सभी को पता है कि टेम्परेचर के अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होगा। ठीक है, सिमिलरली लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट व्हिच इज आइसोबारिक। अब कैसे याद कर सकते हो? आइसो मतलब सेम, बार प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेयर बार, है ना? तो इससे तुम्हें याद रह जाएगा कि ये वो है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट। सेम बात, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर होगा। कि अगर हमने डेल्टा पी ढूंढा तो वो हम, अब प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन शुरू में और बाद में प्रेशर कांस्टेंट। इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल जो वो आपका है। नेक्स्ट इज योर आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक लर्न सेम वॉल्यूम, तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। लास्ट जो प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। अगर तुम्हें कभी बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का हीट जो भी सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एक चीज है, दैट इज योर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्यू विल बी, और क्यू विल बी, तो आपका हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पाथ ऑफ प्रोसेस। अब जब हमने ये जैसे हमने ये चार डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस, अब हर एक प्रोसेस को हम दो तरह से, या तो हम रिवर्सिबल तरह से कर सकते हैं या फिर हम इरिवर्सिबल से कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब तो तुम ये सोचो कि रिवर्सिबल में आइसोथर्मल भी होगा, आइसोबारिक भी होगा, बाकी के आइसोकोरिक भी होगा, एडियाबैटिक भी होगा, और ऐसे ही इरिवर्सिबल में भी चार होंगे। टोटल 8 डिफरेंट, तो आपको वो सब अप्लाई करना। ठीक है, तो आई होप ये समझ, रिवर्सिबल एंड इर। ठीक है, अब मैं तुम्हें वन बाय वन दोनों के बीच का फर्क समझाती हूँ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क होता है। लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मान लो तुमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी, एक पिस्टन है तो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और इसके अंदर हमारी गैस है। आप सभी को पता है कि गैस होगा। अब ये एक्सटर्नल इसके ऊपर डिपेंड करता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में यहाँ पे से बहुत सारी मिट्टी पड़ी है,
ठीक है, इमेजिन करो कि मैंने ऐसे बहुत सारी मिट्टी रखी हुई, ठीक है। अब अगर मैं हर एक पॉइंट पे थोड़ी सी मिट्टी उठा और ऐसे साइड, ठीक है, तो तुम खुद सोचो, मान लो ये मेरा पिस्टन, मैंने ऐसे थोड़ी सी मिट्टी उठा के साइड में रखी, तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, है ना। मतलब अगर मैं मिट्टी हटाऊंगी, है ना, सॉरी मैं कम कह रही हूँ, अगर मैं मिट्टी हटा रही हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, यानी कि नीचे से एक्सपेंशन होगा, थोड़ा सा ऊपर चला, फिर और ऐसे मिट्टी हटाऊंगी तो और ऊपर चला, फिर और उठाऊंगी तो फिर ऊपर चला। दैट इज हाउ इट विल बी। थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम यहाँ पे उठा रहे हैं, मतलब छोटू छोटू कर रहे हैं। तो कैन आई से दैट एट एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरे हर स्टेप के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर। क्यों मैम? क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा रही हूँ और वो ऊपर हो रहा है तो दोनों इक्वल हो रहे हैं और रुक जा रहे हैं, फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा रही हूँ और वो ऊपर हो रहा है तो ऊपर का प्रेशर नीचे के बराबर हो रहा है और वो रुक रहा है। ऐसे 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 करके स्लोली स्लोली प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि इतनी ही मिट्टी आप उठा उठा के साइड में रख दो, यानी कि दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो सेकेंड चीज जो मुझे पता है वो ये है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस। तीसरी चीज, अब मिट्टी का कोई अंत थोड़ी है, कोई भी मिट्टी हो सकती है, उठा के कितनी ही मिट्टी रखो, इनफाइनाइट नंबर स्टेप्स में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो बहुत ही छोटा सा चेंज होगा, मतलब डीवी बहुत ही छोटा सा चेंज वॉल्यूम होगा। यस मैम। तो अगर मैं इस प्रोसेस का वर्क डन निकालने का सोचूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम में बहुत छोटा आ रहा है, मतलब आप वर्क डन बहुत छोटा निकालोगे, छोटे 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 चेंजेस का इंटीग्रेशन करना, छोटे छोटे चेंजेस का इंटीग्रेशन करना, तब हर स्टेप में जो वर्क डन होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होगा, मतलब बहुत छोटू छोटू। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना, तो ये तो एक स्टेप का वर्क डन है, आपको ऐसे सारे स्टेप्स का वर्क डन निकालना, तब उन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप इस करोगे आप यहाँ। तो आई कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ डीवी डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही होगा। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आ गया समझ? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन, बहुत बढ़िया। नाउ वी कैन नेक्स्ट इज आइसोथर्मल। अब ध्यान से सुनना तुम्हें क्या क्या बोला हुआ है। कहता आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। सबसे पहले आइसोथर्मल बोल का मतलब है टेम्परेचर, है ना। अगर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो मतलब टी जीरो होगा, ऑब्वियसली डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। जो चीजें मुझे पता है मैं वो निकाल। दूसरा मेरे को बोलता है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इसकी बात कर लेंगे। अब तुम्हें ये सोचना कि जब भी हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, पर पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेल्टा यू तो जीरो है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में या फिर किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो मेरा क्यू होगा वो मेरे डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना पूरा डेरिवेशन होता है, पर तुम्हें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ द कंप्लीट डेरिवेशन। आपको वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का इसका डेरिवेशन होता है, बट अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला करा रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एन आर एल एन वी वन बाई, ठीक है। अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम्स दिए तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा, आर तो वैसे कांस्टेंट, और आइसोथर्मल दिया तो टेम्परेचर एल एन वी वन बाई टू होल।
लेकिन मैम हो सकता है ना कि वॉल्यूम में चेंज, है ना, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है दैट लेट्स से आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अब आप खुद देखो, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी भी तो कांस्टेंट है, का मतलब है आई कैन पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और आई कैन से दैट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू और आई कैन से दैट वी वन बाई वी टू इक्वल वी वन बाई वी टू। तो इस फॉर्मूला को मैं चेंज भी कर सकती हूँ और मैं वी वन बाई आर टी पी टू, ये भी मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अगर वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना है, अगर प्रेशर तो नीचे वाला। और मैम अगर लॉग बेस 10 में दिया हो तो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो पता है ln ऑफ x क्या होता है, log, तो इसका मतलब है इस पॉइंट n log बेस 10 p1 बाय और पॉइंट log बेस, ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखना है। एक याद कर लो, चारों में से तुम्हें सारे याद करने की जरूरत भी नहीं, अगर कोई एक भी याद है तो तुम डन है। ओके, so now let's move forward. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, अगर हम कभी भी इरिवर्सिबल वर्क डन की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल वर्क डन जो होता है वो आपका दो टाइप से आप पढ़ सकते हो, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन या रिवर्सिबल में भी एक्सपेंशन, दूसरी फॉर्म विच इज फ्री एक्सपेंशन, मैं दोनों को डिटेल में करवाऊंगी तो तुम, बट इरिवर्सिबल ये दो पार्ट्स जो वो आपके होते। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इरिवर्सिबल वर्क डन होता कैसे। ठीक है, मान लो मैंने इस कंटेनर को ऐसे क्लोज कर और इसके अंदर मेरी गैस, वैसे ही हमने मिट्टी रखी, अब अंदर से प्रेशर लगेगा ऑफ गैस, वही इक्वल प्रेशर। अब करना क्या है, अब करना ये है कि जैसे तुम रिवर्सिबल में क्या कर रहे थे, वही ऊपर से नीचे बैलेंस होगा तभी आपका रुकेगा, आप थोड़ा थोड़ा हटा रहे थे, आप अचानक से, इस बार इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में क्या करना है कि आप अचानक से सारी मिट्टी उठा, जैसे रिवर्सिबल में क्या था, जब तुम थोड़ी सी मिट्टी उठा के रख रहे तो ये रुक रहा था, अगर तुमने वापस से उसको वापस से रख दिया तो वो वापस से नीचे चला जाएगा उसी पोजीशन में, इसीलिए उसको रिवर्सिबल कहते थे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हैं और हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इरिवर्सिबल में हमने क्या किया, ऐसे लिया, इसके ऊपर मिट्टी थी, सारी मिट्टी एक साथ उठाई और साइड में रख दिया, उसका बहुत मेजर सारा पार्ट उठा के साइड में रख दिया, अचानक से प्रेशर कम होगा और अचानक से एक्सपेंशन होगा और ऊपर जाके ही रुकेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में धीरे 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 रुकता जा रहा है, सीधा ऊपर जाके रुकेगा जब बाहर का प्रेशर अंदर होगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैम ये जो फास्ट प्रोसेस जो आपका इरिवर्सिबल, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, हाँ, और दूसरा मैम आप जो एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल होने की बात कर रहे हो, वो ऐसे हर स्टेप पे नहीं प्रेशर वो सीधा जाता है यहां से ऊपर और एक ही पॉइंट पे जाके रुकता है,
मतलब है आई कैन से दैट एट फाइनल स्टेप, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेप के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो आपके गैस के प्रेशर के बराबर होता है। मतलब वो गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो हर पॉइंट पे गैस के प्रेशर के इक्वल नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर सिर्फ फाइनल स्टेप के ऊपर जाके आपके गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एट ओनली फाइनल स्टेप, एट फाइनल स्टेप ओनली आपका है वो आपके इसके प्रेशर के होता। ठीक है, तो मैम अगर हमें इसके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन विल बी डेल्टा वी या फिर माइनस वी फाइनल। हम इसमें आपने छोटा चेंज किया क्योंकि हो ही नहीं रहा, वॉल्यूम में अचानक से बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू। अगर तुम कभी भी क्वेश्चंस में देखना चाहो तो क्वेश्चंस में बेटा आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल या फिर है। इरिवर्सिबल के लिए एक हिंट दिया, इरिवर्सिबल के लिए जो हिंट होता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंशन या कंप्रेशन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट जब भी बोला होगा तो इसका मतलब होगा कि आपका प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, कूल, आ गया समझ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। अगर आपसे इंटरमीडिएट एक्सपेंशन या कंप्रेशन एंड दैट टू इन दी आइसोथर्मल कंडीशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन और कंप्रेशन आइसोथर्मल इज अंडर, यहाँ पे आइसोथर्मल चाहिए, कहानी वही है, सेम ही है। टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर जीरो होगा। तो अगर आप इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू जो जीरो जो होगा वो बराबर होगा और जो होगा वो माइनस पर, सेम कहानी। अब हमें बोला हुआ है कि आपको वर्क डन निकालना है इरिवर्सिबल आइसो। अब इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल में इसका फॉर्मूला जो होता है वो आप अगर लर्न कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया। एन आर टी वी वन बाई वी टू, एन आर टी, उसमें लॉग आता था, इसमें लॉग नहीं आता, सीधा ही आता, लर्न करना। अब मैम हो सकता है कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, एन आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो P1 V1 जो होगा वो P2 के बराबर हो जाएगा। V1 बाई V2 जो है वो आपके P2 बाई P1 के बराबर भी हो सकता है। आपको प्रेशर के टर्म्स आप इसी फॉर्मूला ये दो फॉर्मूलाज जो हैं वो आप सॉल्व करने। ठीक है, देखो इसको, हैव सम वाटर एंड देन दी ग्राफ्स। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी ग्राफ्स, क्योंकि इस टॉपिक से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्राफ से ही पूछे जाते हैं। इतने ही टूल्स हैं क्या? ठीक है, फिर तो मुझे ही बनाना
ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम एक साथ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइसो, और यहाँ लिख सकते हैं आइसो, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हम P वर्सेस V ग्राफ बनाते हैं, हम P वर्सेस V ग्राफ बनाते हैं। आइसो है तो टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट, जो ग्राफ आता है वो, ठीक है, जो ग्राफ आता है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ग्राफ इज सेम फॉर बोथ, ठीक है। अब हमें वन बाय वन सोचना है, समझना है, और कैसे ग्राफ्स बनाने हैं अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो हम दो केसेस में बनाएंगे। एक हम निकालेंगे वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन, इस प्रोसेस में रिवर्सिबल में, ठीक है। और बेटा जब भी आप ग्राफ लेते हो तो आप हमेशा मॉड लेते हो, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलती है, साइन नहीं मिलता। दूसरा हम लेंगे वर्क डन आइसोथर्मल, इस बार भी कंप्रेशन ही लेंगे, लेकिन इस बार हम इरिवर्सिबल, इसका भी हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम लोगों को पीवी कर्व में एक बात याद रखनी, जब भी हम पीवी कर्व बना, तो जो पीवी कर्व का एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें वर्क डन देता है। वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता है ना, तो पीवी जो होता है वो आपको वर्क डन बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। इट विल नॉट गिव साइन, साइन नहीं देगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, इतना वर्क डन, ठीक है। तो अगर मेरे ग्राफ है तो मैं एरिया अंडर द कर्व से कहीं ढूंढ। अब अगर मैं इधर लॉजिकली चलूं, अगर मैं इधर लॉजिकली, तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास में कभी भी पीछे, अगर मेरे पास कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस आई नो दैट एट एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर। लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल, इफ आई एवर टॉक अबाउट इरिवर्सिबल, आई नो दैट ओनली एट फाइनल स्टेप, सिर्फ फाइनल स्टेप के ऊपर एक्सटर्नल है वो गैस के प्रेशर के इक्वल है, हर पॉइंट पे वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। एट, तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो मुझे पता है कि हर एक पॉइंट 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 है ना। तो मैम अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये सारा ही एरिया अंडर कर्व जो होगा वो आपका वर्क डन होगा इन दी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में हर पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ एरो नहीं बनाए भाई मैं भूल ही गई, एरो तो बनाए। अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, अगर हम कंप्रेशन कर तब है पहले वॉल्यूम ज्यादा है, बाद में वॉल्यूम कम हो गई, इसका मतलब है इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है। तो ज्यादा वॉल्यूम इधर है, तो मान लो यहाँ पर कहीं पर तुम्हारा वॉल्यूम, तो यहाँ पर कहीं फाइनल वॉल्यूम, एरो इस साइड बना, फाइनल वॉल्यूम वो कम है, तुम ऐसे मूव, अगर तुम्हारी इनिशियल वॉल्यूम है तो ये आपकी फाइनल वॉल्यूम हो, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो है वो तुम्हारा एरिया अंडर दी कर्व है, आइसोथर्मल, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, वो ग्रीन कलर कर सकते, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर सिर्फ फाइनल स्टेप के ऊपर ही आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है, गैस के प्रेशर। मैम फाइनल वॉल्यूम कौन सी है, ये वाली, ये फाइनल वॉल्यूम है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा ये वाला मेरा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, यही तो मेरे गैस के फाइनल प्रेशर के इक्वल होगा। अब इसके और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारा का सारा एरिया अंडर दी कर्व आता है, इसका मतलब है मैम ये सारा का सारा वो आपका कर्व होगा। ये ग्रीन कलर वाला तो रिवर्सिबल प्रोसेस का है, और अगर मैं व्हाइट कलर वाला बनाऊं तो ये सारा का सारा मेरा
ये ग्रीन वाला भी और व्हाइट वाला इंक्लूडिंग मेरा एरिया अंडर द कर्व होगा फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन इरिवर्सिबल। का मतलब ये हुआ मैम मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप कभी भी इरिवर्सिबल तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है देन द रिवर्सिबल का आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये दोनों के ग्राफ्स के बीच में डिफरेंस समझ में कि कुछ समझ में आया होगा तो कुछ बाकी का वहां समझ। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड देयर। अब हम सेम चीज करेंगे। लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, इस बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और ये रिवर्स हैं, और इधर हम वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लेना। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब पहले वॉल्यूम कम है फिर वॉल्यूम ज्यादा हो गई, मतलब है इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम होगी, हम इधर मूव करेंगे, और ये हमारी फाइनल वॉल्यूम, पर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पर ग्राफ उल्टा चलेगा। ठीक है, अब हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। तो आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल में तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आपके इक्वल, इसका मतलब है यही वाला सारा आपका कर्व होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये तो सेम ही होगा। यस मैम, लेकिन अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में सिर्फ फाइनल स्टेप वाला प्रेशर ही इक्वल होता है। इसका मतलब है ये फाइनल है, ये पॉइंट है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो प्रेशर होगा, यानी कि ये वाला, ये मेरा एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो मेरे गैस के प्रेशर के बराबर होगा, मतलब सिर्फ इतना। इसका मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा वो मेरा एरिया की कर्व है। इसका मतलब है अगर मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं तो इस बार इसका मैग्नीट्यूड, तो आपको ये दोनों के दोनों ग्राफ्स को पता है क्योंकि आते हैं। अब मैम अगर हम चारों को एक साथ समझने की कोशिश, तो हम क्या कह सकते हैं कि बेटा ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर तो हमेशा ही इक्वल होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, तो पहली चीज तो हम बोल सकते हैं दैट वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्सिबल, ये मैग्नीट्यूड वाइज विल बी इक्वल टू वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के तो दोनों ही इक्वल है ना, क्योंकि एरिया अंडर दी कर्व ही आ रहा है। लेकिन मैम कंप्रेशन इरिवर्सिबल वाला मैग्नीट्यूड होता है, का मतलब है वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यहाँ पर इसका सबसे वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल से कम। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफिकली समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, देख लो। चलिए ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन मत, एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इज योर फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन ना आपके अलग अलग कंडीशन, या तो आपका फ्री एक्सपेंशन, देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, जब भी हम फ्री एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन वैक्यूम, अगर आप वैक्यूम में एक्सपेंशन कर, ठीक है, और वैक्यूम में बेटा गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं है तो प्रेशर ही नहीं है, इसका मतलब है जब भी फ्री एक्सपेंशन बस उसका मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन के फॉर्मूले में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, मतलब ये जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ ये। अब फ्री एक्सपेंशन अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर सिर्फ फ्री एक्सपेंशन बोला है तो डेल्टा यू क्यू सब जीरो कर देते हैं। नहीं, फ्री एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो आपका वर्क डन। अब अगर तुम्हें कंडीशन दे दे कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल मतलब एक तो बोल दिया फ्री एक्सपेंशन, ऊपर से बोल दिया आइसोथर्मल। तो फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल का मतलब है फ्री एक्सपेंशन से पता चला एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, अगर एक्सटर्नल तो अभी अभी देखा आइसोथर्मल से पता चला टेम्परेचर
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा 0, अगर डेल्टा T 0 तो मतलब डेल्टा T। अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बोलेंगे प्लस Q प्लस वर्क 0 आ गया। इसका मतलब है कि फ्री एक्सपेंशन हीट ट्रांसफर हो सकती है, मतलब हो तो सकती है, लेकिन कंडीशंस ऐसी आ गई हैं कि वो कोई हीट नहीं करेगी। ऐसे ही फ्री एक्सपेंशन एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, एंड द नेक्स्ट दैट यू से इज फ्री एक्सपेंशन, और ब्रैकेट में मान लो लिख दिया एडियाबैटिक। अगर तुम्हें बोला फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक कंडीशन, फ्री एक्सपेंशन का अभी भी मतलब है पी एक्सटर्नल 0। अगर पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन। एडियाबैटिक का मतलब है इस बार Q 0। फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम बोलेंगे डेल्टा यू इज, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस में तीनों फैक्टर्स 0 आते हैं, बट रीजंस दोनों के अलग, इसीलिए तुम्हें हर एक चीज सब समझ में आती है कि कौन क्या डिनोट। ठीक है, चलो फिर आगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। अब एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम से बेसिकली क्या मतलब होता है बेटा, हम एंथैल्पी को ना आप ऐसे सोच, इंटरनल एनर्जी से ही तुम समझ, जैसे हम एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम एग्जैक्ट एंथैल्पी भी नहीं निकाल सकते। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, वैसे ही आपका एंथैल्पी भी फंक्शन ऑफ, मतलब सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता, ठीक है। अब इसके अलावा हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप्स पता, तो डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी के बराबर होता, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ के बराबर होता है। अब क्योंकि मैम हमें टेम्परेचर को चेंज करना है, नहीं तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही 0 हो जाएंगे, चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर, डेल्टा एच जो प्लस एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है। हम ये कैसे लिखा है तुम्हें समझ, मान लो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अगर मैंने चेंज इन पीवी करा है तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो सकते, आर भी चेंज नहीं हो सकता, पर डेल्टा टी को तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो डेल्टा ऑफ पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, तो मैंने यहाँ पे तो आप इसको नेक्स्ट है आपका हीट कैपेसिटी। अगर हम कभी भी हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट, कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट, पहले तुम्हें हीट कैपेसिटी का मतलब समझ आ, सीधा फॉर्मूला नहीं रखा। देखो बेटा, हर एक बॉडी की ना अपनी एक हीट कैपेसिटी हो। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि मान लो मैंने किसी बॉडी को हीट देना शुरू, तो मैं चाहती हूँ कि उसका टेम्परेचर बढ़े। जब हम हीट देते हैं तो चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़े। तो अगर मैं चाहती हूँ कि तो कितना जूल ऑफ हीट में एक सिस्टम को दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। तो मान लो पहले 30 था फिर 31 हो जाए, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ी एक बॉडी को कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए, उसे कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को ना 50 जूल हीट देनी पड़ी और 10 डिग्री राइज हो गया टेम्परेचर, तो बताओ इसकी हीट कैपेसिटी कितनी, तुम क्या कहोगे। आपको 50 जूल हीट देनी पड़ी और 10 डिग्री राइज हुआ, यानी कि 1 डिग्री राइज होने के लिए 50/10। तो तुमने क्या किया, तुमने वही तो किया, यहाँ से तुम्हें हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी मिल गया कि कितनी हीट तुमने दी, कितनी हीट तुमने दी अपॉन कितना टेम्परेचर में चेंज आया, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब मान लो मैम
किसी का टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है तो उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब जो जितना कम गर्म होना चाहिए उसकी कैपेसिटी उतना होगी। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, व्हाट एग्जैक्टली डज हीट कैपेसिटी मीन। ठीक है, अब ये तो मैम एक बहुत ही वेग सा थॉट हुआ, तब आपने बस बोल दिया ऐसे तो मैम आप एक साइड तो ले लो इतनी सी लकड़ी, मतलब छोटी सी लकड़ी ले लो, एक साइड आप बहुत बड़ा वुडन का टेबल ले लो और आप दोनों की हीट कैपेसिटी कंपेयर करने, ये तो करेक्ट तरीका नहीं है ना। हीट कैपेसिटी कंपेयर करने का कुछ अमाउंट तो फिक्स करनी चाहिए। भी मान लो आप तीन चीजों की हीट कैपेसिटी कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको तीनों की कुछ अमाउंट फिक्स करनी पड़ेगी, तो इसीलिए आप तो हम दो अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं। आइदर वी से इट इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, आइदर इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस ले लो, जैसे तुमने लकड़ी बॉक्स ले जो भी लिया सबका 1 मोल ले लो, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री राइज करने मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो ये सी मोलर हीट कैपेसिटी के लिए यहाँ पे n मोल्स, दिस इज इक्वल टू वो वाला टेम्परेचर, वो वाला फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो सकता, हीट आपको इस बार मोल्स के लिए बोला है तो जितने भी मोल्स हैं उसको आपको डिवाइड करना, तो आपके मोलर हीट कैपेसिटी का Q अपॉन n डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो इसका मतलब है मान लो मैंने कहा जो भी चीजें तुम जिसकी भी तुम हीट कैपेसिटी कंपैरिजन कर रहे हो सबका 1 ग्राम लेना है, क्या लेना है 1 ग्राम लेना है, मतलब मास फिक्स कर दिया सबका 1 ग्राम, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी को हैं एंड इसका भी फॉर्मूला रहता है Q अपॉन डेल्टा टी, तो होगा ही होगा, बस इस बार यहाँ पे हम इसे भी डिवाइड कर दें, तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाएगा। क्या आपको ये समझ, डन? चलो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम यूज होता है, मोलर हीट कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। तो अब मान लो मैंने मोलर हीट कैपेसिटी, अब ना मैं मोलर हीट कैपेसिटी दो अलग अलग कंडीशंस पे कंपेयर, हो सकता है कि जब मैं मोलर हीट कैपेसिटी कंपेयर कर रही हूँ, हीट जो मैं आई एम टॉकिंग दैट हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेट अस से जो हीट में ट्रांसफर कर वॉल्यूम पे कर, एंड लेट अस से यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कर रही हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर कर रही हूँ, मतलब एक बार मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर करी और एक बार मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करी। ठीक है, तो अब ये तुम्हें याद रखना है कि जब भी हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्यू भी बोल देते हैं, और जब भी हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी बोल देते हैं। एक बात याद रखना, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम न्यूमेरिकली इक्वल होती है आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर तुम फॉर्मूला भी यूज करो तो तुम्हारा सी एन इज इक्वल टू क्यू वी अब टी और यहाँ पे एन, ध्यान से देखो तो मैं इसको बोल सकती हूँ एन सी वी, मैं इसको सी वी बोल दूँ क्योंकि हीट कैपेसिटी है, तो एन सी वी डेल्टा टी, आपके पास में डेल्टा यू का एक फॉर्मूला आ गया जो आप बार बार यूज, विच इज योर एन डेल्टा, जहां पर हम सीवी को डिफाइन करते हैं एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी। सिमिलरली अगर क्यूपी जो होता है ना वो आपके डेल्टा एच के बराबर होता है, और अगर वही फॉर्मूला सी पी इज इक्वल क्यू पी एन एन, तो ये भी आपके लिए एक रिलेशन आ गया जो आपको याद रखना है, एंड हियर सी पी इक्वल हीट कैपेसिटी एट pressure. This is molar heat capacity
नेक्स्ट जो आपसे आता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीपी और सीवी के बीच. यू नो दैट डेल्टा एच प्लस आर डेल्टा टी. डेल्टा एच की वैल्यू अभी भी सी डेल्टा टी, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा. अगर ध्यान से देखोगे डेल्टा टी सी पी प्लस आर और पी माइनस वो आपके आर के बराबर होता है. इसके अलावा एक और रिलेशनशिप आपसे पूछ लिया के बीच में दैट सीपी बाय सी बार जो होता है वो आपको पॉइजन्स. अब हर एक जो गैस होती है, गैसेस होती है, उनकी अपनी कुछ सीपी वैल्यू होती है, इंडिविजुअल कुछ सीवी वैल्यू. तो जब हम सीपी और सीवी मिलता है और ये जो गामा होता है इसको हम पॉइजन, एंड इट एक्चुअली टेल्स अस द एटॉमिसिटी ऑफ गैस. कि आप जो गैस ले रहे हो उसकी एटॉमिसिटी क्या है ऑफ गैस. जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, मान लो तुम्हारे को यहाँ हम लिख देते हैं मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, एग्जाम्पल दे देती हूँ. मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम वाली, जैसे हीलियम हो गया, नियो, ये सब क्या होते हैं, एक ही एटम वाली गैसेस होती है. इसी आपकी डायटोमिक दो एटम्स होते हैं, N2 हो, Cl2 हो गया, O2 हो गया, आपके डाई एटॉमिक गैसेस हो. नेक्स्ट इज योर पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं एग्जाम्पल O2 हो गया, N2O, सारी गैसेस आपकी पॉलीएटॉमिक. इन सब के गामा वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 5/3, 5/3, 7/5. तो जब भी ये वैल्यूज आती हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गैस की एटॉमिसिटी क्या है. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. नाउ लेट्स नेक्स्ट है मेरे बेटे आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहता है हीट ट्रांसफर. ओ भाई टू शुड बी, बस इतना ही. तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू जो क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल. अब सोचो इसमें अगर तुम्हारे पास केस 1 दैट इज वर्क डन ऑन सिस्टम. अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है मतलब है तुम्हें पता है इसका मतलब अगर कंप्रेशन हो रहा है तो तुम्हें पता है दैट कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, मतलब है डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, है ना. यस, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है मतलब डेल्टा टी भी पॉजिटिव है. डेल्टा टी पॉजिटिव होने का मतलब है कि मैम फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है. जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा भाई, गर्म हो जाएगा. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गर्म. ठीक है, यस. सिमिलरली मान लो मैम केस 2 आ जाए एक्सपेंशन का. एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम. और अगर सिस्टम काम करेगा, है ना, तो इसका मतलब है वर्क डन नेगेटिव आएगा. अगर वर्क डन नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा. अगर डेल्टा टी भी नेगेटिव मतलब है फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर होगा इस समय के साथ कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपसे वर्क डन के फॉर्मूलाज पूछे. वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रही हूँ. वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज गिवन 2 माइनस 1 अपॉन गामा. यहाँ पे आपको गामा पता सी बार बाय था, सीपी बार बाय बार से आपको गामा. ठीक है, इसके अलावा आपसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, जो आप खुद डिराइव कर सकते हैं. जैसे पहला होता है पी वी की पार गामा,
टू कांस्टेंट, ठीक है। ये रिलेशनशिप खुद से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही टी बार गामा माइनस टी वी की पावर गामा माइनस है, वो भी कांस्टेंट के लास्ट इज योर पी 1 माइनस गामा टी गामा इज ऑल्सो, ये तुम डिराइव भी कर सकते हो, अगर तुम्हें तो तुम 1 आ जाएगा। ये सारी चीजें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे ही वैलिड होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपसे इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है, ग्राफ रिलेशन पूछा जाता है। मान लो एडियाबैटिक, अभी अभी हमने रिलेशनशिप किया है आइसोथर्मल, पीवी इज इक्वल और यहाँ पे पीवी की पावर गामा, ये बस याद रखना ये रिवर्सिबल, ठीक है। सिर्फ रिवर्सिबल में अप्लाई होता है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। इसमें हम जब dp बाई dv ग्राफ रेशियो निकालते हैं तो ये माइनस पी आता है। अगर हम यहाँ पे dp बाई dv निकालते हैं तो वो माइनस ऑफ, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों का p वर्सेस तो आपको ऐसा ग्राफ देखने, ये लगा दिया। स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है dp बाई dv। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस का है और कौन सा आपका आइसो, तो आपको ये ध्यान रखना है स्लोप कम आइसोथर्मल है क्योंकि ये स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है तो ये आपका एक, क्योंकि एडियाबैटिक की नेगेटिव ज्यादा स्लोप होगी एज कम। और नेक्स्ट आता है आपका इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के आपके वर्तन में कोई भी अलग चीज नहीं होती है, नॉर्मल आपको वर्तन एक चीज होती है कि फर्स्ट डायनेमिक्स आपको पता है कि डेल्टा यू भी कैलकुलेट, तो तुम डेल्टा यू इज एन सी डेल्टा टी, तो ये वाला फॉर्मूला आप वर्क हो, दैट इज वन थिंग कैन फाइंड, ठीक है। आई हैव सम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात करें कि ये दोनों ही स्टेट फंक्शन है ना। हमें पता है h की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा h निकाल सकते, u की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर फर्स्ट लॉ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऐसे ही आपका सेकेंड लॉ आ जाता है, और जो आपका सेकेंड लॉ होता है उसमें भी दो चीजों होता है और एक गिब्स फ्री होता है, और ये दोनों ही आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं, ये दोनों ही आपके स्टेट फंक्शन। आप एग्जैक्ट वैल्यू एस की भी निकाल सकते हो, आप डेल्टा एस नहीं निकाल सकते थे, बट एस की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, डेल्टा जी जो है ये रिलेशनशिप आपको याद रखना, ठीक है। जब भी मैं एंट्रोपी की बात करती हूँ तो एंट्रोपी जो होता है कहीं ना कहीं मेजर ऑफ रैंडमनेस होता है, बोलते हैं एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो पहली चीज जो तुम फॉर्मूला, एंट्रोपी का फॉर्मूला में डेल्टा विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल टी, ठीक है। यहाँ पर टी है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर, ये चेंज नहीं है, ये इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज नॉट डेल्टा टी, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, टी आई लिख लो ताकि तुम, तो अगर यहाँ से हमें क्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी इनिशियल, इस तरीके ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आपसे पूछी जाती है दैट इज योर एंट्रोपी के फॉर्मूलाज, डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस, आइसो ऐसे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे रिलेशन वो आपको यहाँ पे करा देती। तो अगर हम आइसोथर्मल बात करते तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो। तुमको अगर वर्क डन याद होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल से लेके कर, बट स्टिल यहाँ पे तो डेल्टा एस का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है एन आर एल एन वी वन बाई वी, क्या हो जाता है
एन आर एल एन, सॉरी V2 बाई V1, V2 बाई V आर एल एन। हमको पता है कि जो P1 V1 जो होता है वो P2 V2 होता है, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन, तो V2 बाई V1 जो होगा वो P1 बाई P2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो डेल्टा S को एन एल एन P1 बाई P2 ही लिख, ये दोनों फॉर्मूलाज वैलिड होते हैं। ऐसे ही आइसोथर्मल बाद में आता है आपका, अगर आइसोथर्मल है तो तुम्हें टेम्परेचर, है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका डेल्टा एस का एन वी एल एन बाई टी वन, एन सी वी बाई टी वन। अगेन मैम आइडियल गैस कंडीशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है आर कांस्टेंट वन अपॉन टी वन इक्वल टू हो जाएगा पी टू बाई टी वन विल बी इक्वल टू पी टू बाई पी वन। ये यहाँ पुट कर इसका फॉर्मूला एन दिया हो तो भी आप इसको निकालते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नहीं एडियाबैटिक नहीं, आइसोबारिक। आइसोबारिक में हम आपके डेल्टा एस का एन सी पी एल एन टी टू बाई टी, अगर प्रेशर कांस्टेंट वन V1 अपॉन T1 जो अपॉन बराबर होगा बाई T1 विल बी, ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू V। नेक्स्ट इज योर एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक आया तो हम आपका एडियाबैटिक प्रोसेस पर आपका एंट्रोपी चेंज है। आवाज आ रही है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ाते रहो और आवाज ही नहीं आ रही हो, ठीक है। दैट इज हाउ विल गुड, लेट्स मूव। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो एक चीज कि जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है वो हमारा चेंज इन एंट्रोपी प्लस चेंज इन सराउंडिंग के बराबर हो। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो हमारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर हम कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको हमेशा याद रखना है दैट योर डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो जीरो के बराबर, मतलब है कि जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होगा दैट इक्वल टू डेल्टा एस अराउंड। लेकिन अगर मेरे पास इरिवर्सिबल और irreversible process, you always have to that your delta S universe always positive, always a positive, always more than, हमेशा ही irreversible ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सारे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा एस यूनिवर्स एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होता है, सिस्टम का जो भी एंट्रोपी चेंज, लेकिन अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमेशा यूनिवर्स का पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर हम डेल्टा जी ऑफ सिस्टम की बात करें, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा, ये तो था जब हम सिस्टम से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप कभी डेल्टा जी ऑफ सिस्टम और डेल्टा यूनिवर्स की बात, हमने सिस्टम यूज किया, रखना दैट डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशनशिप याद रखना, और अगर आप ये याद रखोगे कैसे, अब मैम हम डेल्टा जी तीन अलग अलग, पहला जो है
रिवर्सिबल के लिए ढूंढ सकते हैं। पहला जो है हम, दूसरा हम इरिवर्सिबल के लिए ढूंढ सकते हैं। अभी मान लो जो इरिवर्सिबल है लेकिन इरिवर्सिबल और ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें याद हो तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब है डेल्टा जी ऑफ जो सिस्टम होगा, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जो होगा वो भी जीरो के बराबर हो जाए। लेकिन अगर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस, पता है कि डेल्टा पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव डेल्टा जी सिस्टम रहेगा, ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी यूनिवर्स जो होता है नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव ऑफ सिस्टम, नेगेटिव नेगेटिव टू, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डेल्टा एच फॉर डिफरेंट एक्शन। अब एंथैल्पी चेंज जो होता है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम डेल्टा एच की बात करते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव होता है इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, हीट इज हॉट। ये थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपके डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक मतलब है गिवन इस केस पर परफेक्ट। नेक्स्ट इज योर गिब्स हेल्महोल्ट्ज। मैंने आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताया, वो अलग अलग डेल्टा जी एच माइनस टी डेल्टा एस, डिपेंडिंग ऑन डेल्टा एच की आपके बहुत सारे रिलेशनशिप। जैसे फर्स्ट डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस सोचें तो आप ये बोल सकते हैं अज्यूम कि हमारा जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच को नेगेटिव ले लेते, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन फिर से लिखनी पड़ेगी, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस माइनस पॉजिटिव ऐड तो ओवर ये पॉजिटिव, डेल्टा जी की पॉजिटिव हो। और आपको पता जब भी डेल्टा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन डेल्टा एच जो हो और डेल्टा एस जो हो पॉजिटिव, अगर ऐसा होगा तो होगा टी, अगर हम इसमें देखें ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इनटू ये वैल्यू एट ऑल सारे टेम्परेचर पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थर्ड केस जो होगा दैट विल बी जी एच माइनस, हो सकता है कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा ई पॉजिटिव, अगर ऐसा होगा तो डेल्टा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव का मतलब है मैम डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी। का मतलब है हमें चाहिए कि टी डेल्टा एच शुड बी मोर देन डेल्टा, अगर हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए है ना फॉर स्पॉन्टेनियस नेचर, तो हम क्या कह सकते हैं विल बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगा बट एट हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर तो टी डेल्टा
ज्यादा होगी तो नेगेटिव में से हो जाएगा हाई टेम्परेचर। ऐसे ही फोर्थ केस होगा आपका H और का मतलब है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, ठीक है। ये वैल्यू जो वैल्यू भी वैल्यू आप डेल्टा कम होना चाहिए H, और फिर ही आपकी रिएक्शन जो आपको ये कंडीशन चाहिए इस कम टेम्परेचर पे, सो वी विल से दैट स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर ओनली। तो दैट इज ऑल वी नीड टू, और इसी के साथ हम थर्मोडायनेमिक्स सारे कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश करी है डायनेमिक्स, डू लेट मी नो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प 2x पे देखो जल्दी जल्दी सारी चीजें समझ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यस, इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, लिंक जो है वो नीचे ही आपको मिल जाएगा। हैव टू यूज कोड E5, सो मेक श्योर कि दैट एंड सो लेट मी और आपको क्या चाहिए, आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे सॉल्यूशन। थैंक यू सो ऑल द वेरी ओके। ऑल्सो बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्लस सब्सक्रिप्शन इस टाइम पर ले सकते हैं। अभी ये मैक्सिमम ऑफ के ऊपर चल रहा है एंड यू कैन यूज कोड AC5, ठीक है। तो AC5 कोड यूज करोगे तो आपको सारे के सारे जो बैचेस हैं और ज्यादा डिस्काउंट में मिलेंगे। लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पे जाना और होम पे अगर आप जाओगे तो आपको ये यहाँ पर लाइव दिखेगा, इसको जाके आपको लाइक करना है और नोटिफाई मी करना है, क्योंकि 7 मार्च को क्या सरप्राइज है वो आपको तभी पता चलेगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज द सेशन। बाकी ऐसे ही मैं और सेशंस आपके लिए लेके आती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।